तो ये बुक है महेश कुमार वर्णवाल। इसमें बीपीएससी टीआरई 3 में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, तो इसको हम कवर करने वाले हैं 5 पार्ट में। तो चलिए आज पहले पार्ट की शुरुआत करते हैं। हमारा टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। ठीक है, तो पहली लाइन है, व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? ये थे पुर्तगाली। यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी वास्को डी गामा के द्वारा। भारत में आगमन इनका हुआ था 17 मई 1498। तो आपको डेट याद रखनी है क्योंकि डेट भी बीपीएससी पूछता है। नेक्स्ट है, कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था? ये किया था जमोरिन ने, जो कि स्थानीय शासक था। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? ये की थी कोचीन यानी कि कोच्चि में। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ? ये हुआ फ्रांसिस दी अल्मीडा, जो कि 1505 में। विभिन्न देश हैं और उनके खोजकर्ता, जिसमें वास्को डी गामा ने क्या खोजा? भारत, कोलंबस ने अमेरिका, कैप्टन जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया, तस्मान ने न्यूजीलैंड और बार्थोलोमेव डियाज ने केप ऑफ गुड। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अल्बुकर्क को। भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना वर्ष 1556 में गोवा में की गई थी। हिंदी महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू की थी? फ्रांसिस द अल्मीडा ने। किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया? नीनो डी कुन्हा। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कॉटेज द आर्मेडा काफिला पद्धति प्रारंभ की थी। पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच कहाँ के निवासी थे? ये थे हॉलैंड यानी कि नीदरलैंड। अब ये भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन, ये लिस्ट दी गई है, ये आप पढ़ सकते हैं किसने कब किया। मैं आपको ये बता देता हूँ, आपको ये लाइन याद करनी है जो नीचे लिखी है कि यूरोपीय व्यापारियों का भारत में आगमन। क्रम पूछा जाता है तो आपको क्रम याद रखना है। पुर्तगाली, फिर आए डच, फिर आए ब्रिटिश, फिर डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश। एक बार फिर बोल लेते हैं, पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश। यूरोपीय शक्तियों में भारत में पुर्तगाली कंपनी ने 1498 ईस्वी में प्रवेश किया था तथा भारत में सबसे एंड में ये लोग गए थे 1961 में। किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत से मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई? ये दी गई डचों द्वारा। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की? डचों ने। वर्ष 1759 में बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया? डच एवं अंग्रेज। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? ये था अकबर। अब ये कुछ शहर हैं और उनके संस्थापक हैं, तो हम देख लेते हैं। कलकत्ता शहर का संस्थापक कौन था? जॉब चौनक। मद्रास का फ्रांसिस डे, नई दिल्ली का एडविन लुटियंस और बम्बई का था गेराल्ड ओंगियर। यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम सोरा और अफीम की प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र था बिहार। वर्ष 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई? कोलबर्ट। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई? ये हुई लुई 14वें। नेक्स्ट, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? ये था अकबर। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? ये था कैप्टन हॉकिंस। 1608 ईस्वी में आया था, पूछा जाता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम 1611 ईस्वी में तथा प्रथम स्थायी कारखाना सूरत 1613 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को किस अंग्रेज गवर्नर जनरल को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया था? सर जॉन चाइल्ड को। इसको बच्चा समझ के भगा दिया। वर्ष 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किनके प्रयासों से की गई? कोलवर्ट। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके काल में हुई? लुई 14वें। फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई? सूरत 1668। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के लिए उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ की। फ्रांसीसी द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनाया गया? ये बनाया गया पांडिचेरी में। हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए 1717 में महाधिकार पत्र दिया गया। फर्रुखशर धारा। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप प्रदान किया। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने
10 पॉइंट वार्षिक किराया लेकर बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? ये था फ्रांको मार्टिन। पुर्तगालियों को सॉली यानी स्वैली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया? थॉमस बेस्ट ने। वॉन्डिवस का 1760 में युद्ध हुआ था, इसमें अंग्रेजों ने किसे पराजित किया? फ्रांस को। कर्नाटक का प्रथम युद्ध लड़ा गया अंग्रेजों और फ्रांस के मध्य। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ? ये हुआ एक्सला सापिल की संधि, जो कि 1748 में हुई थी। अब ये कर्नाटक के युद्ध दिए हैं, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 में हुआ था, दूसरा हुआ था 1751 से 55 के बीच, तृतीय हुआ था 1758 से 63 के बीच। और ये आप टेबल वीडियो पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। अंग्रेज कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़ था। ठीक है, ये कंपनी थी जो ब्रिटिश की थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका ये फुल नेम है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुर्शीद कुली खां। 1717 से 1727 यानी कि 10 साल तक रहा। मुर्शीद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थापित की थी? मुर्शिदाबाद में। ये इसलिए की थी जिससे कि ये अंग्रेजों की नज़र से दूर काम कर सके। नेक्स्ट, बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? अलीवर्दी खान ने। अलीवर्दी खान ने कहा था कि अगर यूरोपियों को शहद खिलाओगे तो वो सही रहेंगे, यदि इनको छेड़ा तो ये फिर काटेंगे। ठीक है। 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुई थी? ये हुई थी सिराजुद्दौला में। सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेजों को एक काल कोठरी में बंद कर दिया गया था। जब अगले दिन देखा गया तो 123 अंग्रेजों की मृत्यु हो गई थी और केवल 23 अंग्रेज इसमें बचे थे। इससे अंग्रेजों का बहुत खून खोला और अंग्रेजों ने इनसे बदला लेने की ठान ली। नेक्स्ट, 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किसके मध्य संपन्न हुई? ये हुई क्लाइव और सिराजुद्दौला। ठीक है, चलिए। वर्ष 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया? ये बनाया मीर कासिम को। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को पराजित किया। तो आपको याद रखना होगा बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। ठीक है। बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? ये था हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? ये था मीर जाफर। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध में 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था जिसने युद्ध में विश्वासघात किया? ये था मीर जाफर। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? ये था आलमगीर द्वितीय। प्लासी युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना? ये बना मीर जाफर। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? ये मानी जाती है प्लासी के युद्ध से 23 जून 1757। बक्सर युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब निजामुद्दौला तथा क्लाइव के मध्य इलाहाबाद की द्वितीय संधि क्लाइव तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य संपन्न हुई। किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई? ये हुई इलाहाबाद की संधि, जो कि 1765 में हुई थी, बक्सर की लड़ाई के 1 साल बाद। स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा जाता था? ये क्लाइव को कहा जाता। इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये की गई रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। अब ये कुछ प्रमुख घटनाएं हैं, तिथियां हैं, उनकी डेट्स दी गई हैं, तो हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले है ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756, अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764, इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765, द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765, बनारस की संधि 1773। नेक्स्ट है उत्तर मुगलकालीन राज्यों के संस्थापक। ठीक है, तो बंगाल का जो संस्थापक था 1717 से लेकर 27 तक मुर्शीद कुली खां। इसके बाद हैदरा का था 1724 ईस्वी में निजाम उल मुल्क, जिसको चिनकिल खां बोलते थे। भरतपुर 18वीं शताब्दी का कौन था? चूड़ामन बदन सिंह। कर्नाटक का कौन था? सदाउल्ला खां। अवध का कौन था? सदात खां। जयपुर का कौन था? सवाई राजा जय सिंह। और रोहेल पठान का था मोहम्मद खां बख्श। मैसूर का था हैदर अली। ये जो बॉक्स में लाइन दी होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ से सीधा क्वेश्चन आता है, तो इसको हम पढ़ेंगे। 1842 से 44 तक गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड एलन बरो का कार्यकाल कुशल आक्रमणता की नीति का काल माना जाता है। अब हमारा टॉपिक है क्षेत्रीय राज पंजाब एवं मैसूर। ठीक है,
सिख साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? ये माना जाता है महाराजा रणजीत सिंह को। महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? ये थे शुक्रचकिया। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ स्थित है? लाहौर में। महाराजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया? शाह शुजा से। 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि किन के मध्य हुई? महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य। ये कुछ महत्वपूर्ण संधियाँ दी गई हैं जिनको मैं बता देता हूँ। पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665। बड़गांव की संधि 1779। सालवाई की संधि 1782। ये पूछा जाता है, ध्यान रखना। सालवाई की संधि कब? 1782। देवगांव की संधि 1803। सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803। पूना की संधि 1817। लाहौर की संधि 1806। अमृतसर की संधि 1809। चलिए, महाराजा रणजीत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे, इसलिए इन्होंने कहा था, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने मेरी दूसरी आंख की रोशनी ले ली। वर्ष 1845 में प्रारंभ हुआ प्रथम अंग्रेज सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यह था लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम। प्रथम आंग्ल सिख युग किस संधि द्वारा समाप्त हुआ? यह हुआ लाहौर की संधि के द्वारा 1806। महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? खड़क सिंह। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ? यह हुआ लॉर्ड डलहौजी। 13 जनवरी 1849 को हुए चिलियांवाला युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? ये लॉर्ड गफ। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? दलीप सिंह। 1849 में हुए ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य के विलय के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। स्वतंत्र भारत के रूप में मैसूर की स्थापना किसके द्वारा स्थापित की गई? हैदर अली। ये कुछ दिए गए हैं आंग्ल मैसूर युद्ध। तो प्रथम आंग्ल मैसूर, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ये आप वीडियो को पॉज करके देख लेना एक बार, ठीक है। चलिए, ये लाइन पढ़ के बता देता हूँ बॉक्स वाली। सिख साम्राज्य के महाराजा रणजीत सिंह की तुलना फ्रांसीसी यात्री विक्टर जाकमा ने नेपोलियन से की थी। आज का टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है जो ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियाँ। अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब हुआ? यह हुआ इलाहाबाद की संधि से 1765। बंगाल में द्वैत शासन किसके द्वारा लागू किया गया? लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। वर्ष 1772 में किस गवर्नर ने द्वैत शासन को समाप्त कर दिया? वॉरेन हेस्टिंग ने। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? वॉरेन हेस्टिंग को। वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत वर्ष 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा एम्पे। राज्य हड़प नीति में कहा गया कि ऐसे राज्य जिनका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ है, उन्हें राज्य के उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने का अधिकार नहीं प्राप्त होगा। किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिकरण किया? ये आउटरम रिपोर्ट। ये कुछ राज्य हैं जिनको कब कब्जा किया गया है, आपको याद रखना है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पहला और लास्ट रहता है। तो सतारा के पे कब अधिकरण किया गया? 1848। और लास्ट जो था वो था अवध 1856। बस दो ही याद रखना है आपको। भारत में पुलिस सेवा में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? ये माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। वर्ष 1863 में प्रथम भारतीय ICS अधिकारी बनने का गौरव किसको प्राप्त हुआ? सत्येंद्रनाथ टैगोर। ये BPSC TRE 3 में आया था ना। चलिए, एचकिंसन आयोग कब बना? 1886 में लॉर्ड डफरिन। ईस्टलिंग आयोग कब? 1912 लॉर्ड हॉर्डिंग। ली आयोग 1923 लॉर्ड रीडिंग। ये क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा के गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर दिया गया? ली आयोग। भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। आपको याद रखना है, बंदोबस्त वॉलिस, बंदोबस्त वॉलिस, बंदोबस्त वॉलिस, यानी कि कॉर्नवालिस। स्थायी बंदोबस्त किसने? कॉर्नवालिस। नेक्स्ट, चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति किससे संबंधित थी? जॉन लॉरेंस। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया? लॉर्ड कैनिंग। 1861 में भारतीय दंड संहिता किसके कार्यकाल में निर्मित की गई? लॉर्ड कैनिंग। राज उपाधि अधिनियम 1876 पारित करके महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि प्रदान की गई। लॉर्ड लेटन के कार्यकाल में किस अकाल आयोग का गठन किया गया? ये किया गया स्ट्रेची आयोग। भारत में स्थायी स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली किसके द्वारा की गई? लॉर्ड वेलेजली। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? हैदराबाद, 1798। व्यपगत का सिद्धांत राज्य हड़प नीति, जिसको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बोला जाता है, किसके द्वारा लागू किया गया? डलहौजी। डॉक्ट्राइन डलहौजी, डॉक्ट्राइन डलहौजी। ठीक है, ये कुछ देश दिए गए हैं,
इन पर कब कब अधिकार किया गया ये आपको देख लेना है बस एक बार, हालांकि ये क्वेश्चन आते नहीं हैं। 1849 में ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय हुआ। उस समय डलहौजी 1848 से 1856 तक भारत का गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। यहाँ से क्वेश्चन आता है तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। धन निष्कासन के सिद्धांत ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। पहला ही क्वेश्चन आया था TRE 3 में। धन निष्कासन सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी। वर्ष 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी थी? दादा भाई नौरोजी। भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, ये किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन थे? रजनीपाम दत्त। ये पूछा गया था। वर्ष 1907 में टिस्को की स्थापना किसके द्वारा की गई? JN टाटा। कुटीर उद्योगों के विकास हेतु ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? महात्मा गांधी। वर्ष 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी की सूती वस्त्र फैक्ट्री की स्थापना की गई थी काफसाजी डावर के द्वारा। वर्ष 1855 में भारत का प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया? श्रीरामपुर, पश्चिम बंगाल। भारत का प्रथम चाय बागान कब स्थापित किया गया? 1833। प्रसिद्ध इतिहासकार M पणिकर ने 1765 में ईस्वी में डाकू राज कहा था, 1765 और 72 के राज को। अब कुछ प्रमुख कृषि पद्धतियां हैं जिनको देखना चाहिए आपको। तिनकटिया पद्धति। इस प्रथा के अंतर्गत चंपारण बिहार के किसानों को अपने अंग्रेज बागान मालिकों के अनुबंध पर 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था। ददनी प्रथा, इनको देख लेना। ये तिनकटिया मुख्य थी जो मैंने बता दिया। अब यहाँ पे दी गई हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हर एग्जाम में पूछी जाती हैं। ब्रिटिशकालीन भू राजस्व व्यवस्था। सबसे पहली है स्थायी बंदोबस्त, दूसरी आपकी रैयतवाड़ी, तीसरी आपकी महालवाड़ी। तो आपको इनको याद कैसे करना है? देखो, स्थायी बंदोबस्त वॉलेस, स्थायी बंदोबस्त वॉलेस, कॉर्नवालिस, याद रखना। स्थायी बंदोबस्त किसने? कॉर्नवालिस। दूसरी है रैयतवाड़ी मुनरो, मुनरो रैयत, मुनरो रो रो रैयत, रो रैयत, रो रैयत, यानी कि टॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी। अब लास्ट वाली है महालवाड़ी, होल्ट मैकेंजी। तो मैकेंजी महालवाड़ी, महालवाड़ी मैकेंजी, महालवाड़ी मैकेंजी। तो स्थायी बंदोबस्त किसने? वॉलेस, कॉर्नवालिस। रैयतवाड़ी रो यानी कि टॉमस मुनरो, और थर्ड जो कि महालवाड़ी मैकेंजी यानी कि होल्ट मैकेंजी। ठीक है। नेक्स्ट, वह कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों पर लागू की गई? ये थी रैयतवाड़ी। स्थायी बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट का सिद्धांत किससे संबंधित है? यह है भू राजस्व के निर्धारण से। भारत में रेलवे का जनक डलहौजी को माना जाता है। 1853 में ये रेल चली थी ठाणे से लेकर मुंबई से ठाणे के मध्य। बॉक्स वाली ये क्वेश्चन जरूर आता है, इसको देख लेना। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने इजारेदारी प्रथा फार्मिंग सिस्टम का प्रारंभ भू राजस्व की वसूली के साथ किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक 1857 की क्रांति। यहाँ से क्वेश्चन आना ही है, आपको बहुत ध्यान से इसको देखना पड़ेगा। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई? मेरठ से हुई, 10 मई 1857। 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया था? बैरकपुर, पश्चिम बंगाल। वर्ष 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक क्या थे? कमल और रोटी। वर्ष 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? यह था एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, प्रशासनिक नीतियों के प्रभाव ने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया। तो 1857 के विद्रोह को किसने जन्म दिया? आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक प्रशासनिक नीतियों के। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये पूछा जाता है। ये था लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? पामस्टन। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? ये थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। दिल्ली के लाल किले पर पहुंच गए थे सैनिक, जहां पर बहादुर शाह द्वितीय से उन्होंने आग्रह किया था इस विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए। चलिए, 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक कहाँ से थे? ये थे अवध से। ठीक है। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया? ये बनाया था लॉर्ड कैनिंग में। जितनी भी प्लानिंग हो रही थी कहाँ हो रही थी? इलाहाबाद में। केंद्रीय संगठन की कमी तथा सुनियोजित रणनीति के अभाव में 1857 का विद्रोह असफल रहा। ठीक है। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किस महिला ने किया? ये किया था बेगम हजरत महल। इसका जो पुत्र था ब्रजेश खां, ये बहुत छोटा था, इसलिए इनका नाम आता है। 1857 के स्वाधीनता संग्राम में प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था वाराणसी में।
रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया? कैप्टन ह्यू रोज। इसने एक कथन भी कहा था जो आपको कमेंट में बताना है। रानी लक्ष्मीबाई के लिए इसने एक कथन कहा था, वो मैंने पढ़ा है पहले की वीडियो में, तो आप ज़रूर बताना। अगर आपने पहले की वीडियो देखी तो आपको पता होगा। असम में 1857 क्रांति का नेता कौन था? दीवान मानीराम दत्त। फैजाबाद से विद्रोह कर रहे क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए 50,000 रुपये का इनाम रखा था, ये कौन था? मौलवी अहमदुल्लाह। कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहब ने किसे सेनापति नियुक्त किया था? तात्या टोपे, जिनका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह का बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया? बख्त खां। 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रमुख केंद्र कौन कौन से रहे? ये क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो आपको याद रखना। ये थोड़ी सी टेबल आप अच्छे ध्यान से देख लेना। चलो मैं थोड़ा सा पढ़ के भी बता देता हूँ। दिल्ली से कौन था? बहादुर शाह जफर और बख्त खां, इनके कौन थे? सैन्य नेत्र। इसका दमनकर्ता कौन था? निकलसन और हडसन। लखनऊ से कौन था? बेगम हजरत महल और ब्रिजेश कादर, जो कि उनका पुत्र था। और ये इसका दमनकर्ता कौन था? कॉलिन कैंपबेल। झांसी ग्वालियर से कौन लड़ रहा था? रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे। किसने दमन किया? जनरल ह्यू रोज। कानपुर से कौन थे? नाना साहेब और तात्या टोपे। दमन किया कॉलिन कैंपबेल। इलाहाबाद में कौन था? लियाकत अली, जिसका दमन किया कर्नल नील। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला और कर्नल नील ने इसका दमन किया। जगदीशपुर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है। जगदीशपुर से कौन था? कुंवर सिंह और अमर सिंह। कुंवर सिंह का नाम सबसे पहले आता है। 80 वर्ष की आयु में इन्होंने युद्ध लड़ा था और ये विजयी रहे। यहाँ दमन किसने किया था? विलियम टेलर और विंसेंट आयर, ये भी पूछा जाता है। तो याद रखना, जगदीशपुर का कौन थे? कुंवर सिंह, अमर सिंह, और यहाँ के दमनकर्ता कौन थे? विलियम टेलर और विंसेंट आयर। बरेली में कौन था? खान बहादुर खां, यहाँ भी विंसेंट आयर। और फतेहपुर में कौन था? अजीमुल्ला, जिसका दमन करता था जनरल रेनॉल्ड। 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे। इन्हें इस विद्रोह का अखिल भारतीय नेता माना गया था। वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया। इसके माध्यम से भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858। ध्यान है आपको, TRE 3 में ये आया था। 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन किस आयोग का गठन किया गया? पील आयोग। वर्ष 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया? लॉर्ड कैनिंग को। 1857 ईस्वी के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक था? ये था मिर्जा गालिब। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग तथा जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी। 1857 के विद्रोह के कारण पर भारतीय भाषा में लिखने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये थे सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां। वर्ष 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह द्वारा किया गया था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? ये ग्वालियर के सिंधिया, अंग्रेजों का सबसे ज़्यादा साथ दिया था। कुछ पुस्तकें हैं प्रमुख जो कि आती हैं, आपको याद रखना। द ग्रेट रिबेलियन किसकी है? अशोक मेहता। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस VD सावरकर, पूछी गई थी। 1857 SM सेन। सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 RC मजूमदार। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी TR होम्स। रिवेलियन 1857 PC जोशी। कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट सर सैयद अहमद खां। अब ये बॉक्स वाला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर हीरोज ने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में वह अकेली पुरुष थी। ठीक है, इसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा, ये कहा था VD सावरकर ने। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र किसने कहा? आउटरम और टेलर ने। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह किसने कहा था? ये कहा था RC मजूमदार ने। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? ये था SN सेन। 1857 विद्रोह पर आधारित कुछ प्रमुख मत हैं जो आपको देखने चाहिए। ठीक है, इनको आप पढ़ लेना। एक दो जो प्रमुख हैं वो मैं पढ़ के आपको बता दे रहा हूँ। सबसे प्रमुख है VD सावरकर का। इन्होंने कहा था 1857 का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। RC मजूमदार का भी बहुत आता है, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय ना तो राष्ट्रीय ना ही स्वतंत्रता था। ठीक है, इनका देख लेना, बाकी ये देख लेना आप उतने। ये W टेलर का भी आता है। ठीक है, नेक्स्ट। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त हुई। पार्ट 2 के लिए इंतजार करते हैं, बहुत अच्छा हम लोग समझाएंगे। थैंक यू।